सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो संडे का सेशन थोड़ा सा इसकी जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल आपकी रहती है। एंड आज का जो पेपर है इंपॉर्टेंट है बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्पेशल इशू द हिंदू का पब्लिश होता है। आप पीछे देख सकते हो स्पेशल इशू, यू कैन सी ऑल्सो। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्पॉक्स के ऊपर है, हर्बीवोरी के ऊपर है, वी हैव डिक्लाइन इन वाटर अवेलेबिलिटी एक ये टॉपिक है। देन वी हैव वाटर इवापोरेशन, पीसीआर एंड हाई पाइलोरी बैक्टीरिया, एपिजेनेटिक चेंजेस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसे ये टॉपिक साइंस का है, ये एनवायरनमेंट का है, जोग्राफी एनवायरनमेंट का है, जोग्राफी एनवायरनमेंट का है, ये साइंस का एंड साइंस का है। काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट जो साइंस के अंदर आते हैं, दोज कंसेप्ट बेसिकली वो आपको एग्जाम पे भी देखने को मिलता है, ये कभी भी पूछते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर आप उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड कि संडे का जो स्पेशल इशू होता है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल जो है वो देखने को आपको मिलता है। आज आपका टेस्ट है रात को 9 बजे, एडवांस करंट अफेयर्स का टेस्ट है। एंड सौरभ पांडे CSE ऐप आपको डाउनलोड करना है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग इसको जरूर से ऐप को डाउनलोड करके जो टेस्ट आपका होना है वो टेस्ट आप लोग जरूर से करें। 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स, एडवांस करंट अफेयर्स आपका कवर किया जा रहा है रात को 9 बजे। प्लीज़ इस टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट करना है। एंड आकलन सीरीज जिसमें आपका आंसर इवेलुएट हो रहा है वो भी आपका कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। कल जो है आंसर पोस्ट नहीं किया गया, वो मैं आज आपको क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर दूँगा, आप लोग अपना आंसर अपलोड कर देना। और इसमें आप अपने आंसर को इवेलुएट आकलन सीरीज़ के अंदर करवा सकते हैं। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो पेपर 2 है उसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, तो प्रयास करें जिन्हें ज्वाइन करना है आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल से भी जुड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। दिस इज रिलेटेड विद द मंकी पॉक्स। ये मंकी पॉक्स से रिलेटेड है। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारे लिए जैसे अगर इम्पोर्टेंस देखा जाए तो ऐसे टॉपिक्स जनरली प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एम्पॉक्स वायरस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वो आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। देयर कैन बी अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड विद इट। तो ये देख लेते हैं। मंकी पॉक्स वायरस की बात करें तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट मंकी पॉक्स वायरस, इसमें मंकी पॉक्स वायरस को एम्पॉक्स शब्द भी इसके लिए वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज एम्पॉक्स। एंड ये क्या है कि इसमें लगातार बदलाव जो है वो या चेंजेस जो है वो आपके होते रहते हैं। जैसे इस पे देखो सिंपल से पॉइंट जो आपको देखना है कि कोई भी जो वायरस है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये कोई एक वायरस है, अब इस वायरस में बहुत सारी जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। यू हैव मैनी प्रोटीन्स देयर, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है सपोज दे आर लिंक्ड विद सर्टेन जीन्स, जीन्स से रिलेटेड होती हैं। अब होता क्या है कि ये जो जीन्स हैं, दीज जीन्स देयर इज़ अ सडन चेंज आपका जीन्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड व्हेन यू हैव अ सडन चेंज रिलेटेड विद द जीन, तो जीन में जो ये डेवलपमेंट होता है उसके लिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो ये जो वायरस है ये काफ़ी अधिक इसमें बदलाव भी हो जाता है। और सपोज कि कोई भी जैसे सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट है ना, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट So if you're talking about this virus has various changes automatically। काफ़ी सारा जो चेंज या बदलाव जो है वो देखने को आपको मिल जाता है। अब जब भी कोई वायरस में चेंज होगा, सपोज इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द वायरस, तो उसके प्रति जो भी दवा और ये सब अवेलेबल हैं वो भी वी कैन से इतनी हेल्पफुल नहीं होंगी। ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट, इट इज़ ऑल्सो हाईलाइटेड। थोड़ा सा इसमें हैंग हो रहा है, चलो ठीक है। अभी इन पेंसिल्स और इन सब में बड़ी दिक्कत होती है, चलो ठीक है। सो यहाँ पे देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अब वायरस में अगर चेंजेस कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर होते रहेंगे, इफ देयर इज़ अ चेंज इन द वायरस और उसमें म्यूटेशन कंटिन्यूस बेसिस पे होगा, बदलाव होगा,
तो हमारी बॉडी भी इसके लिए तैयार नहीं होती है। बिकॉज अगर वायरस है, नई जीन्स के साथ वो अगर आ रहा है, बदलाव हो रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव, मतलब इन द सेंस हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये वायरस अपने आप को चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं म्यूटेशन के माध्यम से। सो ये जूनोसिस शब्द का मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स कि जो ये वायरस है इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमंस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। सो जूनोसिस भी है, इससे रिलेटेड है। अब इस पे जनरली देखा जाए तो मई 2020 में रेयर इन्फेक्शन देखने को आपको जो मिला है। पहले इट वाज लिमिटेड टू अफ्रीका, फिर धीरे धीरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इनमें भी स्प्रेड होने लग गया। इट्स अ रेयर डिजीज़ जो कि इन्फेक्शन की वजह से आपका होता है। इससे मसल्स में दर्द होना, फीवर एंड ये सब प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। इसका जो स्प्रेड है ये ह्यूमंस के माध्यम से भी स्प्रेड हो सकता है और दूसरे जीवों के माध्यम से भी स्प्रेड हो सकता है। जैसे किसी को है, किसी इंसान को है और आप उसके क्लोज जाते हो तो वहाँ से स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद कोई भी फ्लूइड के इंटरेक्शन में आते हैं, टचिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, तो इनसे जैसे जनरली कोई भी बीमारी फैलती है उस तरीके से ये अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आते हो, बॉडी फ्लूइड की अगर एक्सचेंज होता है या उसको हम उसके बहुत ही क्लोज जाके उसके यूज़ की हुई चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं जो इससे इन्फेक्टेड हैं। एंड एनिमल्स के भी सेम सी चीज़ है कि अगर जैसे कोई एनिमल है, उसको कोई बीमारी है, वो बाइट करता है, स्क्रैच करता है, या आप उसके क्लोज में जाते हैं या इन्फेक्टेड मीट को कोई कंज्यूम करता है, तो उस केस में भी इट कैन स्प्रेड। सो दिस मंकी पॉक्स इज़ एबल टू रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, 2 से 4 हफ्ते के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है। अभी कोई ऐसा क्योर और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो कुछ चीज़ मार्केट में हाईलाइट करते हैं बट अभी इतना नहीं है। ऑल्दो हम लोग इसमें कुछ वैक्सीन है इम्यून ग्लोबुलिन से रिलेटेड या स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं, या एंटीवायरल्स हैं जो दवाइयाँ वायरस के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, उसका हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और देखो इसके बाद भी याद रखना कि ये जो वायरस है ये पॉक्स वायरस, ये टर्म आप याद रखना, जो सेम वायरस है जो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज पॉक्स वायरस आर यूजुअली ब्रिक और ओवल शेप्ड। जैसे अगर आप देखोगे ना, ये ऊपर इमेज भी बनी हुई है, दिस इमेज, तो ब्रिक और ओवल शेप्ड आपका होता है एंड इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें से देखो जो प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है कि जैसे देखिए ना, आस्क यू कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मंकी पॉक्स वायरस, कौन सा स्टेटमेंट आपका मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड सही है। तो इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डबल स्टैंडर्ड। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ये फैक्ट आपको याद रखना। इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़, ये जिस फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है वो पॉक्स वायरस है। तीसरा, सेम जो स्मॉल पॉक्स और जो काउ पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं जो वायरस कॉज करता है, वही सेम आपका वायरस है जो इसको कॉज करता है। पॉक्स शब्द से आप याद रखें, जैसे मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, पॉक्स शब्द से ही पता होना चाहिए। पॉक्स शब्द किससे लिया गया है? द फैमिली ऑफ वायरस जो कि बीमारी आपका कॉज करता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के अंदर, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इस रॉ फॉर्म में अभी जो हम जिस फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं उसी फॉर्म में आपको पीडीएफ ये सेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज हर्बीवोरी लिमिट्स वेजिटेशन रिस्टोरेशन सक्सेस एट साइट। अब ये भी एनवायरमेंट का टॉपिक है, कई सारे लेवल पे देखा जाए एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। इसमें कुछ जो आर्गुमेंट इसमें दिए हैं, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हेन यू आर राइटिंग सर्टेन थिंग्स अबाउट एनवायरमेंट। मेंस के अंदर अगर देखा जाए जीएस पेपर 3 में, एंड जीएस पेपर आप कह सकते हैं कि 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 में जोग्राफिकल कुछ कंटेक्स्ट में आप कुछ लिखना चाहते हैं, देयर इज अ क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट, तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड देन यू हैव लाइक प्रीलिम्स में तो पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की बनी ही रहती है। अब जैसे कोई भी जीव है, जैसे ये है, तो हर्बीवोरी क्या होती है? जैसे मान लो ये डियर है, तो ये क्या है? ये पत्तियां खाती है। ये कोई ऐसा दूसरे जीव को मार के नहीं ये लोग सर्वाइव करेंगे। तो ये क्या पत्तियां खाते हैं, ये पत्तियां, घास और इस सबको खाते हैं। अगर इनके नंबर कम होंगे या इनके नंबर ज़्यादा होंगे, तो दोनों ही केस में क्या होगा? अगर कम होंगे तो ग्रासेस बहुत फैलेंगी, और अगर ज़्यादा होंगे तो अगेन ये कम होगी। तो इनकी पॉपुलेशन को बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। सो अगर इफ़ यू एक्सक्लूड हर्बीवोरस और री इंट्रोड्यूसिंग द प्रेडेटर्स, इट में इंक्रीज द वेजिटेशन एबंडेंस बाय एन एवरेज ऑफ 93 से 158% एट नेचुरल रीजनरेशंस। अब देखो ये एक स्टडी है, क्या कह रही है? स्टडी कहती है कि यार अगर आप जो है सपोज इसमें स्टडी जो हाईलाइट कर रही है, इट इज़ सेइंग कि अगर आप प्रीडेटर, जैसे मान लो ये डियर है,
अब इसका प्रेडेटर क्या होगा, शेर है या कोई जीव है जो इसको मारता है। अब आप इसको रीइंट्रोड्यूस अगर उस प्रेडेटर को उस जगह पे कर दोगे तो इनके नंबर रिड्यूस हो जाएंगे या फिर ये वहाँ से चले जाएंगे। तो इससे क्या है कि वो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इंक्रीज़ होगा। अभी बहुत ही अजीब सा लॉजिक है, मतलब आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो इसमें, है ना। तो देखो बड़ा अजीब सा लॉजिक है। अभी मान लो ये कितने बच्चे हैं, ये आपको डियर और ये सब देख रहे हैं, उंगलियों में काउंट कर सकते हो ये कितने बच्चे होंगे, 1000 2000 10,000, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। हम तो हर जगह प्रेजेंट है। इट्स बेटर ना हम वहाँ हम जहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, इट्स बेटर वी शुड हम थोड़ा सा कोशिश करें कि वी शुड कोशिश करें कि हम ऐसी जगह पे एंटर ना करें जहाँ पे इनका हैबिटेशन है, इंपॉर्टेंट हैबिटेशन, उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। रादर देन हम इनके नंबर को रिड्यूस करने के लिए हम प्रेडेटर्स को इंट्रोड्यूस करें जस्ट टू इंक्रीज द नेचुरल वेजिटेशन। तो ये बट लॉजिक ये इनका कह रहा है, सिंपल से जो स्टडी है वो कह रही है कि प्लांट एबंडेंस और डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर प्रेडेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इनको मारने वाले खाने वाले जो जीव कार्निवोरस हैं उनको अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो दिस विल ऑल्सो हेल्प एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स या वेजिटेशन इंक्रीज या प्लांट रिस्टोरेशन साइट्स में ये चीज़ काफ़ी आपके हेल्पफुल, इट कैन बी ऑफ हेल्प। ठीक है, ये आपका हेल्प हो सकता है। फिर ये पॉइंट आए तो herbivores on restoration sites and had an overall negative effect on plant abundance and diversity. So herbivory on restoration sites and had an overall negative effect, particularly sites where the restorations are actively promoted. मतलब जहाँ पे भी आप प्लांट वेजिटेशन और इस सब को इंक्रीज करना चाहते हो उन सारी जगह पे जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, वी कैन से जो भी प्रयास इसके कर रहे हैं, तो वेदर दैट विल बी हेल्पफुल और नॉट, इट ऑल्सो डिपेंड्स बेसिकली ऑन द प्रेजेंस ऑफ दिस हर्बीवोरस, मतलब जो हर्बीवोरस जो पौधे और ये सब खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिक्लाइन इन वाटर अवेलेबिलिटी इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रिलेटेड एंड लिंक्ड विथ व्हाट वी कॉल इट एज, हम इसको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो एक टर्म है आपका दैट इज़ नदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा टर्म आप यहाँ रखो दैट इज़ अ सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये इफ़ यू कैन सी हियर, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो उसमें रेगुलर बेसिस पर डिक्लाइन। अब इसमें जो कुछ आर्गूमेंट मेंशनड है, तो कभी भी वाटर की अवेलेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न अगर आपके लिए आता है तो आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो, जो भी कंटेंट है उसको यूज़ कर सकते हो। सो लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक जो क्लाइमेट मोड्स हैं इसमें हाईलाइट किया गया है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 95%, it accounts for more than 95% of the recent decline in global water availability। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज़्यादा या बहुत ज़्यादा जो वाटर की अवेलेबिलिटी उसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लैंड वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो भी आपका वेरी किया है। ग्लोबल लैंड वाटर अवेलेबिलिटी मतलब जो ज़मीन में पानी अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी में भी आपका आप कह सकते हैं इट हैज़ ऑल्सो वेरिड, या वेरिएशन उसमें भी देखने को मिला है। और क्यों वेरिएशन देखने को मिला है, इसके लिए इन्होंने फैक्टर्स बताए, एक क्लाइमेट चेंज बताया और दूसरा हमारा जो इंटरफेरेंस है, ह्यूमन जो जिस तरीके से पानी का इस्तेमाल करता है, ह्यूमन वाटर यूज़ है वो है। सो वाटर अवेलेबिलिटी जो है सदर्न हेमिस्फीयर में इट हैज़ डिक्रीज्ड, और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहा गया कि जो चेंज है लैंड और वाटर इनलैंड वाटर अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, लैंड में जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पानी ही पानी है, लैंड की बात करें तो कंपैरेटिवली नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है। तो यहाँ पे जो स्टडी है इट हैज़ हाईलाइटेड कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसमें जो वेरिएशन है दैट इज़ लेस इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड मोर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये याद रखना। ठीक है, सेशन जब आप देखते हैं तो अगेन आई एम स्टेटिंग कि संडे को टाइमिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती है, बाकी मंडे टू सैटरडे हमारी टाइमिंग आप यू ऑल आर अवेयर कि जो आपका टाइमिंग है वो 8:30-9 बजे सेशन आपका अपलोड हो जाता है। और नोट्स आप लोग बनाते रहें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका ही चैनल है। सो लेट्स सी, वाटर इवोपरेशन एक टॉपिक है यहाँ पे, इस पर बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टडी है जो कि सामने आई है और इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा बट प्रीलिम्स का प्रश्न जो है इसमें अच्छा बन सकता है। पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि जस्ट टेक दिस एग्जांपल कि सपोज यू हैव दिस, ये आपका एक वाटर लेयर है, ये एक पानी है। अब उसमें क्या है कि सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ेगी
अगर सूरज की रोशनी, अगर सपोज ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ने के बाद क्या है कि इट इज़ स्टेटेड कि जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो व्हाट विल हैपन, ये सूरज की रोशनी से हीट ट्रांसफ़र होगी वाटर में, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल इवापोरेट, इट विल इवापोरेट। इट मीन्स व्हाट, कि जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन के पीछे जो फैक्टर है दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो फैक्टर है दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये हम सभी लोग जानते हैं। यही पानी इवापोरेट होगा और वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। वाटर वेपर इज़ ऑल्सो अ गैस, ये भी आप सभी को पता है। वाटर वेपर क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ गैस, वाटर वेपर। अब देखो स्टडी क्या कह रही है, व्हाट द स्टडी इज सेइंग। स्टडी आपका क्या हाईलाइट कर रही है कि रिसर्चर्स दे हैव उन्होंने ये देखा कि एक मटेरियल जिसका नाम हाइड्रोजेल है, यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया कि इवापोरेटिंग एट अ हायर रेट देन दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी दैट द वाटर वाज रिसीविंग। मतलब हाईलाइट क्या कर रहा है कि जो वाटर प्रेजेंट है किसी स्पॉन्ज मटेरियल पे, या जो हाइड्रोजेल है, ये एक प्रकार का मटेरियल आप मानो, हाइड्रोजेल में जो पानी प्रेजेंट है वो जिस तरीके से इवापोरेट हो रहा है, और जैसे मान लो आपको पता है कि अच्छा इतनी लाइट आ रही है, इतना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इवापोरेशन इतना होगा। ये एक्सपेरिमेंट बेसिस में इट कैन बी कैलकुलेटेड, ये इजीली हाईलाइट किया जा सकता है। लेकिन इसमें कहा गया कि जितना पानी का इवापोरेशन हो रहा है और वो हायर रेट में है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बाय द अमाउंट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी, मतलब कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना थर्मल एनर्जी या हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है, उस बेसिस में वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि अच्छा इतना जो है आपका हीट का ट्रांसफ़र है और इतना इवापोरेशन होगा। सो कहा यह गया कि जिस इंटरफेस में, जैसे मान लो जहाँ पे वाटर मीट्स एयर, इट मीन्स व्हाट, जैसे मान लो ये पानी है, सपोज़ ये पानी है, और इस पानी में ये जो पानी है, ये दिस वाटर विल मीट विथ एयर, मतलब दिस इज़ एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा जहाँ पे जो पानी है और एयर का इंटरेक्शन होगा। जैसे मान लो तालाब है, तालाब में पानी ऊपरी हिस्से में है, उसके ऊपर हिस्से में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। अभी जो तालाब है ना, जो तालाब है, तालाब के ऊपर जो तालाब में पानी है और उसके ऊपर जो है हवा आपकी प्रेजेंट है, तो इस इंटरफेस में जहाँ पे वाटर और एयर मीट करते हैं, लाइट कैन डायरेक्टली ब्रिंग आउट इवापोरेशन विदाउट द नीड ऑफ द हीट। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इवापोरेशन से रिलेटेड। आपने इसको मतलब इवापोरेशन को हमने जनरली यही पढ़ा है कि हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे विल बी कन्वर्टेड इन वाटर वेपर फॉर्म, और आपकी बादल बनेंगे, बारिश बनी होगी, ये सब हमने स्टडी किया हुआ है। लेकिन इट इज़ सेइंग कि जो पानी है, जहाँ पे इंटरफेस है वाटर और एयर का, इनका इंटरेक्शन है, वहाँ पे जो लाइट का प्रेजेंस है, इट कैन इटसेल्फ ब्रिंग द इवापोरेशन, अगर हीट नहीं है तब भी। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई इन सर्टेन मटेरियल। सो यहाँ पे कहा गया कि दिस इंटरेक्शन विल ब्रिंग बेटर इवापोरेशन और एफिशिएंट इवापोरेशन इफ़ यू कंपेयर विद द हीट इटसेल्फ। मतलब लाइट जो है इट विल ब्रिंग अ बेटर इवापोरेशन जो है वो लेकर आएगी, इवन इफ़ यू कंपेयर विद द हीट। तो ये एक नई स्टडी जो है वो हाईलाइट आपका कह रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो फेनोमेना में ऑकर अंडर अदर कंडीशन एज वेल, और ये जो आपकी डेवलपमेंट है कि इट विल हेल्प अस टू स्टडी द फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ फॉग एंड क्लाउड्स, एंड यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेसी है रिलेटेड विद द क्लाइमेट एंड ऑल, वो भी हमारा काफ़ी इंप्रूव होगा। क्लाइमेट फॉरकास्टिंग, वो सारी चीज़ें भी जो है हमारा इंक्लूड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, NICD में क्विक डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट H. पाइलोरिया पॉसिबल। ये भी टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रग रेजिस्टेंट, टॉपिक साइंस के अंदर लिख लो अपने रजिस्टर में, ड्रग रेजिस्टेंट ये टॉपिक का नाम है, ड्रग रेजिस्टेंस। साइंस के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट, हमारे सेशन की जनरली जो टाइमिंग होती है वो 8:30 से 9 बजे मॉर्निंग के अंदर होता है सेशन, आपको मिल जाता है। और संडे का टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, बट सेशन आपका जरूर से आता है। आप लोग शेयर जरूर से करें, संडे को सेशन को मिस ना करें, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक चीज़ ये है कि रेगुलर बेसिस पे सेशन करें, अपने नोट्स बनाएं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें, ये आपकी जिम्मेदारी। और रात को 9 बजे आज आपका टेस्ट है, और संडे का जो एडवांस करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स सीरीज़ का तीसरा टेस्ट है। कल मैंने रिव्यू वीडियो मतलब आज मॉर्निंग में आपको रिव्यू वीडियो मिल गया होगा टेस्ट 2 का। टेस्ट जो 3 है वो आज रात को संडे को 9 बजे आपका शेड्यूल्ड है, तो प्लीज़ उसको मिस ना करें। तो यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं एक कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द कंसेप्ट कॉल्ड एज
जो है ड्रग रेजिस्टेंट। यहाँ पे जो टर्म मेंशन है दैट इज़ द ड्रग रेजिस्टेंट, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज ड्रग रेजिस्टेंट, ये शब्द यूज्ड है। अब ये ड्रग रेजिस्टेंट क्या है? दैट इज़ बैक्टीरिया। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में जो इम्पैक्ट है आपका, बैक्टीरिया के अंदर जो इम्पैक्ट है दवाओं का, वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इट इज़ रेजिस्टेंट टू एनी ऑफ द मेडिसिन। जैसे फॉर एग्जांपल XDR TB होती है, एक होता है MDR TB होती है ना? तो TB ट्यूबरकुलोसिस जो हम, या TB जिसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ TB किस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। तो ये जो MDR TB है, ये MDR TB क्या है? मल्टीपल ड्रग्स के प्रति जो TB का बैक्टीरिया है, मल्टीपल जो दवाइयाँ हैं उसके प्रति रेजिस्टेंट आ जाता है, और जो एडवांस दवाइयाँ हैं उसके प्रति भी जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इन केस ऑफ XDR TB। तो वंस यू हैव MDR TB, द अदर इज XDR TB, ये दो TB आप कह सकते हैं। एंड दीज एडवांस जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस एंड एडवांस XDR TB, दोनों जो TB हैं, इसमें क्या है कि बैक्टीरिया इट डेवलप्स रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एनी ऑफ द कोई दवा है उसके प्रति जो रेजिस्टेंस है वो आपका डेवलप कर लेता है। अब देखो इसमें कुछ स्टडी हुई है, उसको थोड़ा सा देखते हैं, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे एक हम टॉपिक पढ़ेंगे PCR, एक कंटेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे। सो PCR जो है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो किया गया, और उसमें जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी H पाइलोरी बैक्टीरिया है, इसके कुछ हिस्से को PCR किया गया। PCR आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे हमें पता चला वी कैन डिटेक्ट द H पाइलोरी इन्फेक्शन, also identify chlorothalonamic in resistant bacteria and those which are drug sensitive in 6-7 hours has been developed। ठीक है, तो it means what कि देखो क्या है कि पॉइंट ये है कि देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और द एप्लीकेशन ऑफ PCR, ये मेंस में भी आ सकता है क्लास GS पेपर 3 में। अब PCR क्या है थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, बट ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के सर्टेन रीजन का जब हमने PCR किया, उस बेसिस पे वी आर एबल टू फाइंड आउट द ड्रग सेंसिटिविटी, एंड हमें थोड़ा सा जानकारी भी मिला। इट कैन हेल्प डिटेक्ट जो जो ये इन्फेक्शन है इस बैक्टीरिया की वजह से इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज द इन्फेक्शन, उसके बारे में भी हमें जो है जानकारी मिल पाई। ठीक है, वी कैन कम टू नो। तो यहाँ पे देखा जाए तो यू हैव दिस थिंग दैट इज़ यू हैव DNA सैंपल। उसके बाद DNA सैंपल से आपने कुछ हिस्सा निकाला। ठीक है, जैसे देखो PCR जिसे हम एक शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, सो इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे मान लो आपके पास एक पेज के नोट्स है, मान लो मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उसकी एक कॉपी के नोट्स हैं आपके पास, एंड यू हैव टू गिव टू द 10%, 10 लोगों को आपको देना है, तो आप क्या करोगे उसकी फ़ोटो कॉपी करा लोगे, तो वो 10 हो जाएगा, 10 कॉपीज़ बन जाएंगी। ऐसे PCR में क्या एक सैंपल होगा, उस सैंपल की साइज़ को अगर हमें इंक्रीज़ करना PCR के माध्यम से हम कर सकते हैं। मान लो कोई भी बैक्टीरिया है, उससे एक हिस्सा उसका लिया, और हिस्सा लेने के बाद उसी को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, एक डीनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होता है और एक्सटेंशन होता है। तो इसमें जैसे मान लो आपका पहले टेम्परेचर से हीट किया जाएगा, फिर जो एक्सटेंशन, जैसे आप एक दीवार बनाते हो, उस दीवार में जैसे जैसे ईंटें डालोगे, जैसे एक दीवार है उसमें आपके पास 100 ईंट है तो 100 ईंट की दीवार बनेगी, और बड़ी करनी है तो 100 ईंट और चाहिए। ऐसे ही जब DNA के सैंपल को आपको बढ़ाना है तो आपको प्राइमर ऐड करना पड़ता है। प्राइमर के बेसिस पे उसका एक्सटेंशन होगा वो सेम सैंपल का, और फिर ये एक्सटेंशन होके जो ज़्यादा क्वांटिटी में सैंपल होगा उस बेसिस में आप और ज़्यादा चीज़ें स्टडी कर सकते हो, जानकारी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस इसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी जो DNA ये जो सैंपल्स हैं जेनेटिक मटेरियल का, उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है या उस सैंपल के अमाउंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो ये जो बैक्टीरिया है ये धीरे से स्लोली इट ग्रो स्लोली एंड इट टेक्स अबाउट अ वीक टू कल्चर द बैक्टीरिया। मतलब जो बैक्टीरिया है उसको अगर आप कल्चर करते हो, कल्चर का मतलब हो गया जैसे लैब में अगर आप उसको थोड़ा डेवलप करते हो तो उसमें वीक तक लग सकता है, और फिर उसके बाद कई हफ्ते और लग सकते हैं कि किस दवा के प्रति वो सेंसिटिव है, किस दवा के प्रति नहीं है, है ना। तो ये है, बट अभी ये जो नया मेथड है उस बेसिस में ये चीज़ और जल्दी जो है वो की जा सकती है। एंड यहाँ पे क्लॉरिथ्रोमिक मतलब ये जो एक मटेरियल है ये ज़्यादातर ऐसे बैक्टीरिया जिनमें जो कि रेजिस्टेंट हैं
जिन पे दवा का कोई असर नहीं होता है, तो ये इनका प्रेजेंस क्लैरिथ्रोमिक का जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलता है। एंड देयर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ क्लैरिथ्रोमिक in resistant H. pylori bacteria in India, leading to decreasing success rate in treating the infection. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लैरिथ्रोमिक द बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो बिकमिंग ड्रग रेजिस्टेंट, दे आर बिकमिंग ड्रग रेजिस्टेंट। और ये जो नया मेथड है जिसको हम PCR से रिलेट कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो ड्रग के प्रति सेंसिटिविटी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया को आपने लिया, लेने के बाद उसको थोड़ा सा कल्चर किया, मतलब लैब में डेवलप किया, और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कितना अफेक्टिव है, कौन सा बैक्टीरिया किस पर कितना दवा का, कौन सा दवा का असर हो रहा है, वो सारा हम जान सकते हैं। तो ये पॉसिबल आपका हो सकता है, तो PCR का ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन हाइट ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए क्या टॉपिक पिक किया। अब मैं आपको ऐसे एक 1-to-1 लाइन नहीं मतलब पढ़ाएं तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस पर, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है साइंस का जो हमारे लिए ज़रूरी है, दैट इज़ द एपिजेनेटिक चेंजेस। ठीक है, ये थोड़ा आगे आएगा, वो देखते हैं। तो साइंस के अंदर वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे का सेशन प्लीज़ मिस ना करो, और इवन मंडे टू फ्राइडे जो सेशन है तो उस पर भी स्पेशल इशू साइंस का आता है, और इस पर आपको बहुत ध्यान रखना है और पढ़ना है। अब देखो, इसमें कहा गया कि जनरली हम ये मानते हैं कि जो ह्यूमन हाइट है वो हम कैसे देखते हैं। जैसे किसी की हाइट कम या ज़्यादा है तो हम ये कहते हैं ना, यार ये इसके मम्मी पापा लंबे हैं इसलिए बच्चा लंबा है इसलिए क्यों, क्योंकि हम जीन से लिंक करते हैं। स्टडी क्या कहती है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, एपिजेनेटिक फैक्टर्स, आगे डिस्कस करेंगे एपिजेनेटिक फैक्टर्स क्या है। देयर आर एपिजेनेटिक फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक हाइट इंक्रीज, मतलब जो हाइट रिडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एपिजेनेटिक फैक्टर्स। दीज एपिजेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, एनवायरनमेंट जिसमें हम रह रहे हैं वो कैसा है, ये सारी चीज़ें। एंड ये भी कहा गया कि ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं that it will affect gene regulation and it will alter the gene expression but not the DNA sequence। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना कि जनरली जैसे मान लो कोई भी जीन है ना, सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम बना हो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप देखो ये आपका DNA है, ये आपका DNA है। अब इस DNA से जो इस DNA में जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनमें न्यूट्रिशनल फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट दे विल इंटरेक्ट, और ये जो इंटरेक्शन है जिस बेसिस पे फिर DNA में मौजूद जीन में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम एपिजेनेटिक चेंजेस बोलते हैं। वी कॉल इट एज एपिजेनेटिक चेंजेस, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे। एपिजेनेटिक चेंजेस बोलते हैं, वी कॉल इट एज एपिजेनेटिक चेंजेस, ये बोलते हैं। तो ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस है जिसमें जीन और में एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, एंड अगर जीन अफेक्ट होगी तो जो जीन का एक्सप्रेशन है दैट विल बी अफेक्टेड। जैसे हमारी हाइट है उससे रिलेटेड सर्टेन जीन्स होंगी, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल जो है हमारी, उस बेसिस पे वो जीन अफेक्ट होंगी और उससे हमारी जो हाइट है दैट विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे कहा गया कि इवन जो हाइट है उस पर जीन तो निर्भर करती है, जीन पर निर्भर करती है, और जिस तरीके का हमारा खान पान है, जिस प्रकार हमारी लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है, जिसे हम एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। प्रेजेंटली दैट एपिजेनेटिक चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। तो ये मतलब रिडक्शन इन हाइट। और जैसे मान लो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, मतलब पॉल्यूशन और ये सब है, तो वहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है हाइट रिडक्शन का। हाइट रिडक्शन के लिए ये एक बड़ा जो फैक्टर है वो देखने को मिलता है। जैसे मान लो सपोज इफ़ यू कैन सी हियर, दिस इज़ द DNA, ये आपका DNA है। जैसे ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम्स को अगर आपने थोड़ा तोड़ा तो ये आपका क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर आपका DNA प्रेजेंट है, DNA के अंदर आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन के अंदर आपके कई सारी जैसे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब इसमें सर्टेन जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये देखोगे जीन प्रेजेंट है, तो होता क्या है कि कई सारे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो इस जीन को अफेक्ट करते हैं, और ये अगर जीन अफेक्ट होगा तो इससे जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो आप कह सकते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन है, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें अफेक्ट कर सकते हैं, इसमें जो हाईलाइट किया गया है, चाहे वो सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शन है, ये सब फैक्टर्स आपका अफेक्ट हो सकते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर कहा गया जो कि जो देश हैं जिनका इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उनमें जो आपका हाइट में रिडक्शन और ये सब जो देखने को मिल रहा है, इसके लिए जेनेटिक एपिजेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो अंडर न्यूट्रिशन या कभी आप ऐसा कोई टॉपिक आता है उसमें इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत नया कंसेप्ट आपको और कहीं मिलेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशन।
तो ये टॉपिक आया है कवच। अभी जैसे रेलवे एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में भी हुआ और ऐसे उड़ीसा में हुआ था, है ना, तो कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो बार बार चर्चा आ रही है दैट इज़ रिलेटेड विथ कवच सिस्टम। तो कवच सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में और साइंस वाले पार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर आई प्रोसीड, अगेन आप फॉरगेट ना करें, आज रात को 9 बजे सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स का। तो 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और दूसरे टेस्ट का रिव्यू वीडियो मैंने सुबह मॉर्निंग में आप लोग के लिए डाल दिया था। सो यहाँ पे देखो कवच सिस्टम है क्या, इंडिजिनस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। मतलब कि जो आप कह सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड विद द, इट इज़ अ इंडिजिनस, वी कैन से कि ये क्या है, ये इंडिजिनस मतलब हमारा खुद का बनाया हुआ एक प्रकार का, कि ट्रेन आपस में कोलाइड ना करे, उससे बचने के लिए ये सिस्टम है। एंड किसी भी तरीके से मतलब एम यही है कि जीरो एक्सीडेंट जो है वो आपका अचीव किया जाए। तो यहाँ पे ट्रेन तुरंत स्टॉप हो सकती है अगर किसी भी प्रकार का एरर, इवन सिग्नल भी जंप किया तो उस समय भी ट्रेन जो है, ट्रेन विल स्टॉप। सिस्टम जो है ये कुछ जगहों पर रन भी किया जा रहा है और इसमें एक आपका RFID टैग भी होता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से लिंक्ड है। तो ये टैग्स है, दे आर प्रोवाइडेड एवरी 1 किलोमीटर एट द स्टेशन यार्ड फॉर ईच ट्रैक एंड सिग्नल फॉर ट्रैक आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन ऑफ द ट्रेन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेन डायरेक्शन। तो जैसे जो ट्रेन है उस ट्रेन के ऊपर RFID भी प्रेजेंट होता है और उसको स्कैन करके ट्रेन के बारे में जानकारी है ना वो स्टोर रहता है। फिर वो सर्टेन डेटा रहता है, तो रेलवे लाइन में कौन कौन सी ट्रेन है, किस स्टेशन में कौन सा, वो सारी जानकारी होती है और उस बेसिस पे ही सारा सिस्टम आपका मैनेज जो है होता है। तो जैसे कोई भी ट्रेन है, जैसे सपोज दिस इज़ द ट्रेन, अब ये आपके पास स्पीड मीटर पल्स इसमें लगा होता है, इसमें एक रेडियो एंटीना लगा होता है, एक GPS एंटीना लगा होता है, रेडियो एंटीना जी, ये सब आपका प्रेजेंट होता है। और फिर यहाँ पे ये स्टेशन की बिल्डिंग है और ये कनेक्टेड भी पूरा किससे, सैटेलाइट से कनेक्टेड है, GPS एंटीना है, इससे आपका कनेक्टेड है और ये स्टेशन में रेडियो एंटीना जो है। सो विद दिस ट्रेन विल कम टू हॉल्ट ऑटोमेटिकली। तो वो सारा डेटा जाता है यहाँ पे, जो ट्रेन पे सारा सिस्टम लगा हुआ है, उस बेसिस पे वो सैटेलाइट से भी जुड़ा हुआ है और फिर ये सारा डेटा स्टेशन से भी जुड़ा हुआ है। एंड बेस्ड ऑन दैट ये आपका जो TCS जो कवच सिस्टम है, इस बेसिस में कोलिजन को रोका जा सकता है। बट ये हर जगह अभी लगाया नहीं गया है, सबसे ये। सो कवच क्या है, इट्स अ कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपका लाइक फॉर एग्जांपल ये डेवलप किया गया है बाय इंडियन रेलवे रिसर्च डिज़ाइन, जो इंडियन रेलवे है उसके द्वारा जो है ये आपका डेवलप किया गया है, इंडियन रेलवे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड ख़ास तौर से यहाँ पे जो सिग्नलिंग एस्पेक्ट है उसकी जानकारी तुरंत पायलट को देना, और अगर पायलट मिस भी कर जाए तो खुद से भी किया जा सकता है। फिर हाउ इज़ द कवच सिस्टम डिप्लॉयड, और इसमें क्या है कि रेलवे जो स्टेशन है किसी भी रूट के अलॉन्ग है वहाँ पे सैंक्शन किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रैक में डाली जाती है, ठीक है, RFID भी जिसे हम कहते हैं। ये RFID टेक ये रेडियो वेव्स को यूज़ करता है किसी भी लोग को या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है। तो सिंपल सी बात है कि इस रेडियो RFID टेक्नोलॉजी के माध्यम से या जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है इसके माध्यम से पता चल जाता है कि अच्छा आगे क्या है, लोग हैं या कुछ है, तो उसकी जानकारी तुरंत पायलट को मिल जाती है। अगर कोई सिग्नल क्रॉस होता है ट्रेन के द्वारा तो वहाँ तुरंत वो स्टॉप हो जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली बाय द RFID टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद क्या है कि इस द लोकोमोटिव विच इज़ द ड्राइवर्स कैबिन इज़ प्रोवाइडेड विथ RFID रीडर्स, कंप्यूटर्स, ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे RFID हो गया, कंप्यूटर, ब्रेक आपका प्रेजेंट है, और जो रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर टावर में प्रेजेंट है, मॉडेम इंस्टॉल्ड होते हैं रेलवे स्टेशन में। मतलब यही सारी जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया कि यहाँ पे ये रेडियो टावर्स प्रेजेंट हैं, RFID इसमें प्रेजेंट है, कंप्यूटर, ये सब कैबिन जो ड्राइवर का कैबिन है, लोको पायलट, उनमें प्रेजेंट है। तो इस पूरे सिस्टम के माध्यम से चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, जो एक्सीडेंट है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। अगर आप सेशन देख रहे हैं तो आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, सेशन को जरूर से शेयर करें। सौरभ पांडे CSE ऐप को आप लोग जरूर से डाउनलोड करें। इसका PDF आपको सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। इस ऐप में आज टेस्ट शेड्यूल्ड है, ठीक है, आज रात को 9 बजे, तो इसको प्लीज़ मिस ना करें। तो इसका हिस्सा आप लोग को जरूर से बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। संडे थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है, बाकी मंडे टू सैटरडे जो आपके टाइमिंग है 8:30-9 बजे मॉर्निंग के अंदर वो सेम रहेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।